आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। बेतिया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मासूम बच्ची से दरिंदगी की गई है। किडनैप के बाद बच्ची की हत्या कर दी गई। सुगंध राम पर रेप और हत्या का आरोप लगा है और शरीर पर जलने के भी निशान पाए गए हैं। किडनैप के बाद बच्ची की हत्या बेतिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और पुलिस उस जगह पर पहुंची जहां बच्ची की हत्या की गई है और किडनैप के बाद बच्ची की हत्या की गई है। इसके बारे में और भी जानकारी ये आ रही है कि तेजाब से जलाने की कोशिश की गई। मझौलिया पुलिस को आरोपी की अभी भी तलाश है और जहां पुलिस की गश्ती बढ़ी है वो गन्ने का खेत है, जहां से बच्ची का शव मिला है। आपको मझौलिया थाना को सूचना मिली थी कि एक 6 या 7 वर्षीय बच्ची का डेड बॉडी एक जगह प्राप्त हुआ है। तो थाना सूचना के सत्यापन में निकली और वहाँ जाके जो आवश्यक कार्रवाई किया गया। मृतका के परिजनों के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है, जिसमें मृतका के परिजन के द्वारा अंदेशा जताया गया है कि उनके ही किसी रिलेटिव के द्वारा कुछ गलत काम करके इसको मार दिया गया है। तो पुलिस इसको हर बिंदु पे छानबीन कर रही है। साथ ही साथ पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सारी तस्वीर क्लियर होगी और उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर अब तक क्यों है। सवाल यह है कि पुलिस इस पूरे मामले में तत्परता क्यों नहीं दिखा रही। सवाल यह भी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी आखिर क्यों लग रही है। और प्रफुल्ल हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अपडेट के लिए हम सीधे जुड़ते हैं। प्रफुल्ल, क्या अपडेट है अभी तक के? जी विवेक, मैं आपको बता दूं कि जब ये परसों मंगलवार की सुबह से लड़की गायब हुई थी और कल देर शाम लड़की का जो शव है वो घर के पास ही गन्ने के खेत से बरामद हुआ, तब ये मामला उजागर हुआ। क्योंकि हैवानियत हुई है, बहुत निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई है। उसके लड़की के शरीर पे परिजनों ने ये कहा है कि जलाने का भी प्रयास किया गया था, तेजाब डालकर उसे जलाने का प्रयास किया गया था। तब से ये मामला जब आया उसके बाद पुलिस हरकत में आई है। शव को लाया गया, देर रात तक मामले की छानबीन की गई। उसके बाद आज सुबह शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शव पोस्टमार्टम में गया है और पुलिस का यह दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में जो क्या मामला है ये स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल जो लड़की का जो पड़ोसी था जिसपे आरोप है वो आरोपी फरार हो चुका है और उसकी तलाश के लिए जो है पुलिस टीम गठित कर दी गई है। एसपी ने मझौलिया थाना अध्यक्ष सहित एसडीपीओ मुकुल परिमल पांडे के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है, जो स्पेशल टीम है इस केस के लिए ही। उस टीम का गठन किया गया है जो आरोपी की गिरफ्तारी करेगी। और एसपी ने दावा किया है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को कहीं से भी ढूंढ निकाला जाएगा और उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। विवेक, मैं आपको बता दूं, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए प्रफुल्ल। इधर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है, लेकिन उससे पहले ही वायरल बुखार के मामले ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी। पश्चिम चंपारण में दर्जनों बच्चे बीमार हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और छोटे छोटे बच्चों ने सर्दी, खांसी, बुखार के साथ साथ निमोनिया जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। हालात ये हैं कि जिले के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच के सभी बेड फुल हैं, जबकि सैकड़ों की संख्या में बच्चे निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराए जा रहे हैं। जीएमसीएच में फैली अव्यवस्था बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है और अस्पताल में अव्यवस्था की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रफुल्ल। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज है, सारे जगह से रेफर होकर बच्चे यहाँ आते हैं। जितना ही पीएससी है, एडिशनल पीएससी है या प्राइवेट क्लिनिक्स है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बेडेड काफ़ी कम है। तो नंबर ऑफ बेडेड, ऑक्सीजन बेडेड खासकर, कि हर बेड पे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो और कम से कम यहाँ पे 50 बेड से 100 बेड का ये होना चाहिए। अभी टोटल 24 या 25 बेड है, 24 बेड है, तो इसको बढ़ा के कम से कम डबल किया जाए। सारे पॉइंट जो भी बेड है सब ऑक्सीजन बेड हो। जिले के सबसे बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेज बेतिया का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसके मैं अभी ये शिशु वार्ड, चाइल्ड वार्ड जो है उसमें मैं अभी मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि जिस कोरोना के तीसरे लहर की बात कही जा रही थी उसका असर तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल इस तरह की कोई देखने को नहीं मिले, लेकिन खासकर जो नवजात और बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें जो है कुछ बीमारी जो है वो काफ़ी
बड़ी मात्रा में जो बच्चे जो हैं वो इस अस्पताल में पहुंच रहे हैं और उम्मीद से अधिक पिछले 31 तारीख से लेकर 1 सितंबर से लेकर और 7 सितंबर के बीच तक लगभग यहाँ 71 बच्चे एडमिट हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि ये शिशु वार्ड है जिसमें करीब 24 बेड जो हैं वो लगाए गए हैं। ये नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें रेफ़र कर दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई जगह नहीं इस मेडिकल कॉलेज में। लोग एक ही तरह के सिम्टम जो है वो बच्चों में पाया जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है बच्चों में? क्या हुआ है आपके बच्चे में? बच्चा को हुआ है, इसमें ब्लड नहीं है और शरीर फूल जा रहा है, तो इसको इलाज चल रहा है। आज एडमिट हुआ है। कितना दिन से है? आज से हम लोग हैं। आज से आप आज आई हैं? हाँ, आज आए। कहाँ से? हम लोग संस्था से हैं। और लगातार बच्चों के आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पे जारी है। डॉक्टर भी जो हैं वो कम संसाधन के अभाव का जो है वो रोना रो रहे हैं। डॉक्टर भी स्पष्ट तौर पे करेंगे किसी तरह का कोई संसाधन जो है वो अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, लिहाजा वो इलाज करें तो कैसे करेंगे। आप देखिए कि इस एसएनसीयू वार्ड में ये इधर 6 बेड है और इधर 6 बेड है, जबकि ज़्यादा बेडों की संख्या जो होनी चाहिए है एसएनसीयू का स्पेशल केयर यूनिट जो होता है, स्पेशल केयर चाइल्ड केयर यूनिट है वो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें भी व्यवस्था जो है वो सिर्फ 6 है। इसके बगल में मैं आपको एक व्यवस्था की एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके बगल में एक और इसी तरह का खाली पड़ा है। देखिए, अगर इसको भी व्यवस्थित किया जाए, ज़रूरत है कि लगातार जो है वो बच्चों की जो तादाद है वो यहाँ पे बढ़ रही है, लेकिन इस तरह से खाली पड़ा है। व्यवस्था के नाम पे कुछ भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं किया जा रहा है और लोग जो हैं मरीज के जो परिजन हैं वो परेशान हैं। यहाँ इस ज़िले के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, लेकिन सिम्टम एक है और व्यवस्था जो है वो ऐसी है कि आप व्यवस्था देखकर सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 850 करोड़ की लागत से बनने वाले इस अस्पताल में बेड जो है वो बच्चे के लिए मयस्सर नहीं हो रहा है, जिसके कारण परिजन बेहाल हैं और बच्चों की तादाद लगातार बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब बच्चों की संख्या और बढ़ेगी तो फिर इस बड़े अस्पताल का क्या हाल होगा। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। नियमित करने, वेतन वृद्धि समेत 12 सूत्री मांग को लेकर पूरे राज्य में नगर निगमों के ग्रुप डी के कर्मचारी अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर हैं। हड़ताल का आज तीसरा दिन है। हड़ताल के कारण पटना की सड़कों पर कचरे का अंबार लगा है। तो खैर बच्चा और उनके पिता तो अभी भी SKMCH मुजफ्फरपुर में इलाजरत हैं। बाकी जगह हम लोग वार्ड नंबर 7 के बाकी घरों में भी गए, सभी बच्चों का जांच किया। हाल फिलहाल में अभी किसी बच्चे में JE का कहीं कोई लक्षण नहीं है। हम लोग पैनी नज़र रखे हुए हैं, हर एक बच्चे पर ध्यान है। कहीं से कोई अगर किसी तरह का लक्षण मिलेगा तो हम लोग आवश्यक कार्रवाई तुरंत करेंगे। अपनी सेवा को नियमित करने, वेतन वृद्धि समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर पूरे राज्य में नगर निगम के ग्रुप डी के कर्मचारी अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर हैं और हड़ताल का आज तीसरा दिन है। हड़ताल के कारण पटना की सड़कों पर कचरे का अंबार लगा है। कचरे के इस ढेर को देखिए। ये हाल पटना के बोरिंग रोड चौराहे का है। आजकल ऐसी ही स्थिति पूरे राजधानी की। हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा है और इसकी वजह है पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। पिछले 2 दिनों से नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के बाद पटना में कूड़े का अंबार लग गया है और आपको बता दूं कि लगभग 500 टन से ज़्यादा कूड़ा पटना शहर में सड़कों पर आ गया है और जिससे लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ा दी है। आपको ज़रा देखिए कि अभी हम यहाँ पे बोरिंग रोड चौराहे पे खड़े हैं और चौराहे पर की ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर कूड़ा जो है वो मुख्य सड़क के किनारे यहाँ पे फेंका गया है। पटना की ये हालत तब हुई जब 3 दिन पहले अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर 30,000 निगम कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। ये लोग पिछले कई साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। अब मांग है कि इनकी नौकरी स्थायी की जाए, सही सम्मान, सही वेतन दिया जाए। जिन लोगों को 10 साल काम करते हो चुका है उन्हें स्थायी किया जाए। इन सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से पूरे पटना में कूड़े का ढेर लग गया है और बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है।
हालांकि नगर निगम का दावा है कि 2 पालियों में सफाई करवाई जा रही है। और जिस ढंग से अभी इन दिनों डेंगू हो, मलेरिया हो, तमाम बीमारियों की जो शिकायतें मिल रही हैं, लोगों को परेशानियां बढ़ी हैं, उसके बाद बारिश होने के बाद ये पूरी तरह से बदबू करने लगी है और पूरे शहर को एक ढंग से कहें तो नारकीय स्थिति जो है वो बन गई है। और यहाँ से पिछले 2 दिनों में जो हड़ताल कर्मी हैं वो पूरी तरह से सफाई व्यवस्था को ठप किए हुए हैं। इस ढंग से कचरा जो है फिर कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा है। तो इसके बाद तो कोई जब बारिश होती है यहाँ पे तो ये पूरा कचरा यहाँ से वो रोड तक चला आता है, मतलब रोड क्रॉस कर इतना स्मेल करता है, हम लोग इधर से गुजरते हैं। 3 दिन की हड़ताल ने पटना में कूड़े का ढेर लगा दिया है। जरा सोचिए, अगर ये हड़ताल जल्द खत्म नहीं हुई तो पटना का क्या हाल होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। जमुई जिले में सरकारी महकमे की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। 3 साल पहले दिव्यांगों के लिए ट्राइसाइकिल खरीदी गई थी, लेकिन रखरखाव के अभाव में बर्बाद हो रहे हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता योजना के तहत सांसद निधि से इन उपकरणों की खरीदारी हुई थी। इसे 2018 में बांटा जाना था, लेकिन जिला मुख्यालय के एक सरकारी भवन में ये सारी चीजें पड़ी हैं। अब तो ट्राइसाइकिल के पार्ट्स भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। केसी कुंदन की इस रिपोर्ट को देखिए। जमुई जिले के दिव्यांगजनों की जिंदगी आसान करने के लिए लाखों के खरीदारी की गई थी जो सहायता उपकरण है, लेकिन उसका हश्र क्या है वो सामने दिख रहा है। जमुई जिला मुख्यालय के एक बुनियादी भवन है जो प्रखंड कार्यालय के ठीक बगल में है। वहाँ पर देखा जाए तो ये उपकरण रखे हुए हैं, जिसमें ट्राइसाइकिल है, व्हील चेयर है, और 2018 में इसकी खरीदारी की गई थी। लेकिन पहले तो हालांकि बहुत सारे ट्राइसाइकिल और व्हील चेयर का वितरण हुआ, लेकिन ये सैकड़ों जो ट्राइसाइकिल है, व्हील चेयर है, उसका वितरण नहीं हो सका है, और जिसके अब ये बर्बाद हो रहे हैं, जंग खा रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि इस ट्राइसाइकिल का चैन कहाँ है, और यहाँ पर जो उसका सपोर्ट का जो पार्ट होना चाहिए वो नहीं है। कहने का मतलब कि अब ये ट्राइसाइकिल बर्बाद हो रहे हैं। लाखों रुपए की खरीदारी की गई थी सांसद चिराग पासवान के निधि से, और यह कहा गया था कि दिव्यांगजनों के बीच में यह वितरण होगा, लेकिन देख सकते हैं कि सरकारी भवन में किस तरह से यह पड़ा हुआ है 3 सालों से। 3 साल बीत जाने के बाद ही ये सैकड़ों जो ट्राइसाइकिल है उसका वितरण नहीं हुआ। अब ये बर्बाद हो रहे हैं, जंग खा रहे हैं, जबकि ज़िले में वैसे कई लोग हैं, कई दिव्यांग लोग हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, जो कि मिलना चाहिए था, जबकि इसका मुफ्त में वितरण होना चाहिए था। बात यह भी है कि 3 साल पहले जिन लोगों को ये ट्राइसाइकिल दिया गया था उनके ट्राइसाइकिल अब ख़राब हो चुके होंगे। वैसे में चाहिए था कि इस ट्राइसाइकिल या व्हील चेयर को उनके बीच फिर से दे दिया जाए। अब लाखों की खरीदारी की गई और इस तरह से सैकड़ों ट्राइसाइकिल और ये सहायता उपकरण जो दिव्यांगजनों के लिए खरीदी गई थी उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा और यूं ही पड़ा हुआ है। जिनको परेशानी होती है वे गरीब दिव्यांगजन जो इसको खरीदने में असफल हैं, जो खरीद नहीं सकते हैं, वो उनकी मजबूरी है आर्थिक तंगी के कारण, उनको ये काफ़ी मददगार होती है, लेकिन इनका वितरण नहीं होने से ये बर्बाद हो रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। क्या बिहारियों में विदेश जाने का रुझान घटा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि पटना के पासपोर्ट ऑफिस से जो आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं कि 2015 के बाद से बिहार में पासपोर्ट बनाने वालों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। विदेशी मुद्रा कमाना हो या फिर सैर सपाटा करना, बिहार के लोग विदेश जाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा लगता है कि बिहारियों में विदेश जाने का रुझान घटा है। बिहार सरकार के लिए आद्री नाम की संस्था कई मुद्दों पर रिसर्च कर आंकड़े जुटाती है। आद्री ने विदेश मंत्रालय, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना से कुछ आंकड़े जुटाए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि 2015 के बाद बिहार में पासपोर्ट बनाने वालों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2015-16 में 3,57,000 पासपोर्ट जारी किए गए, जबकि 2016-17 में 2,96,000 पासपोर्ट जारी किए गए। वहीं 2017-18 में 3,39,000,
जबकि 2018-19 में 3,37,000, वहीं 2019 से 20 में 3,05,000 पासपोर्ट जारी किए गए। पासपोर्ट कम बनने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, उनमें एक बड़ा कारण कोरोना भी हो सकता है, लेकिन जेडीयू नेता इस बदले हुए रुझान को बिहार के लिए सकारात्मक मानते हैं। यह सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि अब स्थितियों में काफी बदलाव हुआ है। अब तो लोग देश विदेश भ्रमण करने के लिए जाते हैं, रोजी रोजगार के लिए कम ही लोग जाते हैं। यही कारण भी है कि बीते वर्षों में अगर देखा जाए तो बिहार में लोगों के पासपोर्ट बनाने की जो संख्या है उसमें भी कमी आई है। बिहार के जिन जिलों से सबसे ज्यादा लोग विदेश जाते हैं उनमें पटना, सिवान, गोपालगंज, औरंगाबाद और मुजफ्फरपुर का नाम शामिल है। सिवान में 5 सालों में 1,70,186 पासपोर्ट जारी किए गए। पटना में पिछले 5 सालों में 1,30,626 पासपोर्ट जारी किए गए। गोपालगंज में पिछले 5 सालों में 1,40,733 पासपोर्ट जारी किए गए। औरंगाबाद में पिछले 5 सालों में 73,651 पासपोर्ट जारी किए गए। मुजफ्फरपुर में पिछले 5 सालों में 59,152 पासपोर्ट बनाए गए। हालांकि एक बार फिर पटना पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट बनाने वालों की भीड़ उमड़ने लगी है। लोग रोजगार की खोज में विदेश जाना चाहते हैं। पासपोर्ट मतलब में हम स्टाफ है, खाना स्टाफ है, हमको घूरने का शौक है। यदि साल में घूरने लिए कहीं जाए, कुछ हो जाए, इसलिए पासपोर्ट अपना सेफ्टी के लिए बनाना चाहते हैं। मतलब विदेश जाने के लिए क्या BSc किए हुए है, कराटा मास्टर है। बाहर जाके कमाने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए रोजगार, यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा टाइम से, तो क्या करेगा बंदा? बाहर ही जाएगा ना कमाने के लिए। बाहर जाना, यहाँ पढ़ने के बाद काम सीखे हैं, वही काम करने बाहर जाना है। तो क्या करते हैं? पोकलेन चलाते हैं। बिहार से पलायन की खबरों के बीच ये बात राहत देने वाली है कि बिहारियों के विदेश जाने के रुझान में कमी आई है। इसकी वजह कोरोना भी हो सकती है और खाड़ी देशों के बदले कानून भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने देश में ही रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं और देश में रहने को बेहतर समझने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है। विधान परिषद की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा। निर्वाचन आयोग ने जारी की सूचना और MLC तनवीर अख्तर के निधन से ये सीट खाली हुई थी। जेडीयू कोटे से तनवीर अख्तर MLC थे। 15 सितंबर को जारी होगी अधिसूचना। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, जेडीयू कोटे से तनवीर अख्तर थे MLC। 15 सितंबर को जारी होगी अधिसूचना। 22 सितंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। 27 सितंबर नाम वापसी का आखिरी दिन और जरूरी होने पर 4 अक्टूबर को मतदान होगा। 4 अक्टूबर को ही मतगणना भी हो जाएगी। और जेडीयू कोटे से तनवीर अख्तर थे MLC। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, निर्वाचन आयोग ने जारी की है सूचना। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक गांव है शाक्टी मरोड़। यकीन मानिए, शहरों में रहने वाले लोगों के लिए इस गांव तक पहुंचना ही अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन देखिए स्वास्थ्य विभाग के सदस्य कैसे मुश्किल भरे इस सफर को उन्होंने पूरा किया और उस दुर्गम इलाके में टीकाकरण के लिए पहुंचे। इच्छा शक्ति मजबूत हो तो किसी लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन नहीं होता। फिर चाहे मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कितना भी मुश्किल भरा क्यों ना हो। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय टीम के लिए भी शाक्टी गांव तक पहुंचने का सफर कुछ ऐसा ही रहा। हालांकि शुरुआत में स्वास्थ्य विभाग की टीम शाक्टी मरोड़ के दुर्गम रास्ते पर चलने में झिझक जरूर रही थी, लेकिन जिले के हर नागरिकों को टीका देने की जिम्मेदारी उन्हें यहां खींच लाई और वो हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में 21 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके शाक्टी मरोड़ गांव पहुँचे।
जहां आखिरकार टीके से वंचित रहे 66 लोगों का टीकाकरण कर दिया गया। जो शक्ति मरौड़ का इलाका है वहाँ हमारी हेल्थ की टीम, ANM आशा वर्कर, ये लोग वहाँ गए और ये वहीं पे रुके और 66 लोगों की वैक्सीनेशन इन्होंने वहाँ पे की। और ये 66 वो लोग थे जो वैक्सीनेशन से छूट गए थे पहले, जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश अपने हर नागरिकों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दे चुका है। अभी 2 दिनों पहले ही प्रधानमंत्री ने भी इस उपलब्धि के लिए हिमाचल सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लोगों को मुबारकबाद दी थी। हालांकि कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग भी मानते हैं कि दुर्गम इलाकों की भरमार होने के चलते कई इलाकों तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन कर्मठ और जिम्मेदार टीम ने तमाम मुश्किलों को पार करके लक्ष्य हासिल करके प्रदेश का नाम ऊंचा कर दिया। आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू डोर टू डोर सर्वे करवाया और उस डोर टू डोर सर्वे से जो फिगर्स आई, जहां पे हमें लगा कि क्लस्टर में कोई ज़्यादा लोग जहां छूट गए हैं, वहाँ पे हमने स्पेशली अपनी मोबाइल वैन्स भेजी। जहाँ हमें ऐसा लगा कि कुछ लोग चलने फिरने में असमर्थ हैं, बेड रिडन हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उन लोगों को हमने घर पे जाके वैक्सीन लगाई। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश की ये कामयाबी मिसाल बन चुकी है। उम्मीद है देश के बाकी राज्य भी ऐसे ही अपनी जिम्मेदारी के प्रति ईमानदारी दिखाएंगे और कोविड के खिलाफ जंग में देश की जीत सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।